दो सहेलियों का ससुराल में पहला दिन। घड़ी की टिक टिक सुइयों को देखकर क्या करूं, नींद नहीं आ रही। लेकिन कल का दिन तो बहुत खास है ना। बस माँ जी कल मुझे अपना आशीर्वाद दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जन्मदिन के उत्साह में बबीता को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो सो जाती है। अगले दिन कांता की दोनों बहुएं बबीता और शिवानी उसके पैर छूती हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहुओं को घर के काम में लगाने के बाद घर से बाहर भेज देती है और किसी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देती है। जब दोनों बहुएं घर पर वापस आती है तो सास ससुर और पति पार्टी पोपर्स फोड़कर कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे, आप सबको मेरा बर्थडे याद था। थैंक यू मुझे ये सरप्राइज देने के लिए। कैसे याद नहीं होता बहू। मेरी अमीर बहू के लिए देख मैंने क्या शानदार जश्न रखा है। ये सब कहकर सब उसे ही भाव देते हैं और तोहफे देते हैं। बबीता को बहुत बुरा लगता है। मुझे लगा यहाँ हम दोनों के लिए बर्थडे पार्टी रखी है, पर मेरे जन्मदिन के बारे में तो किसी को याद भी नहीं है। माँ जी, आज मेरा भी जन्मदिन है। मुझे आपने ना बधाई दी ना कुछ और। तेरा जन्मदिन मना के क्या करूं? एक तो काली, ऊपर से गरीब है। और जहाँ तक केक की बात है तो इसी केक को खा लियो। अलग से केक काट कर क्या करेगी? सास की ऐसी बातें सुनकर बबीता के आंसू नहीं रुकते। तभी उसका पति केतन आकर आंसू पोंछते हुए कहता है, रो नहीं बबीता, किसी ने भले ही तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन मैं जरूर मनाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। आगे क्या होगा? क्या बबीता का ससुराल में पहला जन्मदिन फीका हो जाएगा? और आखिर क्यों उसकी सास रेखा ने बबीता के साथ ऐसा बर्ताव किया, जबकि दोनों सहेलियों का जन्मदिन एक साथ था? पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। बबीता एक काली रंग की लड़की थी, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड गोरे रंग की थी, पर दोनों में आपस में बहुत प्यार था। चारों एक ही कॉलेज में थे। केतन बबीता को प्रपोज कर देता है और गौरव शिवानी को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद दोनों अपने घर वालों की मंजूरी से प्रेम विवाह कर लेते हैं। शादी के अगले दिन दोनों सास के पैर छूती हैं, तो सास रेखा सिर्फ शिवानी को ही आशीर्वाद देती है। तभी दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हैं और शिवानी कहती है, जीती रह बहू, सदा सुहागन रहो। तू तो बड़ी प्यारी है। माँ जी बताइए, मैं आपके और पापा जी के लिए क्या बनाऊं? शाही पनीर और पनीर टिक्का बना देना, तेरे पापा जी का फेवरेट है। और माँ जी मैं क्या बनाऊं अपनी पहली रसोई में? और आपने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ए लड़की, भले ही तू मेरी बहू बन गई है, लेकिन मैंने तुझे सिर्फ अपने बेटे के खातिर घर में जगह दी है। तो मुझसे ज्यादा उम्मीद करने की कोशिश मत करना। काली कहीं की, दहेज भी नहीं लाई। पता नहीं मेरे बेटे को तुझ में क्या दिख गया। मैं अपने बेटे केतन से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तू यहाँ है। पहली रसोई में खीर बना ले, और हाँ, शिवानी बहू की मदद कर देना। जी माँ जी। तभी दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हैं और शिवानी कहती है, वैसे बबीता, तुम माँ जी की बात का बुरा मत मानना। खैर वो सब छोड़ो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम दोनों सहेलियां एक ही ससुराल में जाएंगे। अब हम बहुत मजे करेंगे। हाँ यार, मैंने भी नहीं सोचा था। और जहाँ तक माँ जी की बात है तो शायद आगे जाकर वो मुझे अपना ले। हाँ यार। कुछ देर बाद दोनों पहले रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है, जिसके बाद उसका ससुर महेश कहता है, अरे वाह, अरे दोनों बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे ये खीर किसने बनाई है भाई? मैंने बनाई है पापा जी। बहुत अच्छी खीर है बहू। अरे तुम इस काली कलूटी की तारीफ क्यों कर रहे हो? मेरी गोरी बहू ने भी बहुत अच्छा खाना बनाया है। जरा ये दाल मखनी चखो। माँ, आप ये कैसे बात कर रही हो बबीता से? आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हो। कोई बात नहीं केतन जी, मुझे माँ जी की बातों का बुरा नहीं लगा। अरे आप सब खाना खाइए ना, ठंडा हो रहा है। गौरव, तुम भी खाओ। जरूर जरूर। तभी सब खाना खा लेते हैं। फिर महेश दोनों बहुओं को शगुन देता है, लेकिन रेखा जानबूझकर बबीता को शगुन नहीं देती है और चली जाती है। ये सब होता हुआ देखकर केतन कहता है, बबीता, मुझे लगता है माँ अभी अपसेट है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा सब्र करो। हाँ भाभी,
माँ की बातों को दिल पर मत लेना। वैसे वो बहुत अच्छी हैं, हमें भी तो अपनाया है ना उन्होंने। यही तो दिक्कत है कि उन्होंने तुम दोनों को अपना लिया, लेकिन मुझे नहीं। मेरे काले सूरत की वजह से माँ जी मुझे पसंद नहीं करती। अरे बहू, कौन सी सोच में डूब गई हो? अरे अब तुम भी कुछ खा लो बेटा। और शिवानी बहू, अरे तुम भी कुछ खा लो। जी पापा जी। तभी दोनों ऑफिस चले जाते हैं और दोनों बहुएं एक साथ खाना खाती है। वक्त गुजरता है, लेकिन रेखा का अपनी बहू को रोज ताने देना कभी कम नहीं होता। वो उस पर अत्याचार करती थी, मगर अपनी अमीर बहू के साथ बड़े प्यार से रहती थी। उसे अपने हाथों से फल काट कर देती थी। सारा काम वो अपनी काली बहू बबीता से करवाती थी। साथ ही सास के ऐसे बर्ताव से दोनों सहेलियों में भी फूट पड़ गई थी। दोनों अक्सर लड़ा करती थी। शिवानी अपने सास के साथ मार्केट से होकर आती है और कहती है, बबीता, शाम के 6 बज रहे हैं, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? माँ जी ने तुमसे बोला था ना। मुझे माँ जी ने कुछ नहीं कहा था। और तुम भी तो एक घर की बहू हो, तो तुम क्यों नहीं काम करती कोई? हमेशा मैं ही क्यों करूं? देखो, अब हमारी दोस्ती तो रही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। लेकिन माँ जी तुम्हें जो कहेगी वो तुम्हें जरूर सुनना पड़ेगा। माँ जी देखिए ना, इसने अभी तक कोई काम नहीं किया। शिवानी की बातें सुनकर रेखा उसे फिर से खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद उसे घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। हे भगवान, क्या माँ जी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगी? और अब तो मेरी खुद की सहेली भी मेरे खिलाफ है। 6 महीने बीत जाते हैं। एक रात घड़ी की सुइयों को देखकर बबीता बहुत खुश थी। बस 12 बजने के बाद मेरे जन्मदिन का समय शुरू हो जाएगा। हम साथ में सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। भगवान, ससुराल में पहला जन्मदिन मेरा अच्छा मनाना। कुछ नहीं तो बस माँ जी आशीर्वाद दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो जाती हूँ अब। ये कहकर बबीता सो जाती है। अगले दिन उसकी दोनों बहुएं पैर छूती है। रेखा एक बार फिर उसे आशीर्वाद नहीं देती और शिवानी को कहती है, शिवानी बहू, जरा ये सारा राशन खरीद के ले आ। और तू काली कलूटन, ये पैसे ले और पंडित जी से प्रसाद चढ़वा जाकर। ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी। ये कहते ही दोनों बहू घर से बाहर चली जाती है और रेखा शिवानी बहू के जन्मदिन के लिए बेहतरीन सजावट करवाती है। कुछ घंटों बाद जब दोनों बहुएं घर वापस लौटती है तो सजे हुए घर को देखकर कहती है, लगता है माँ जी ने हम दोनों के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तभी पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट होते हैं और सभी लोग शिवानी को बर्थडे विश करते हैं, सिर्फ केतन को छोड़कर। ये देखकर बबीता को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। सास से पूछने पर उसे बेहद ही कड़वा जवाब मिलता है। मुझे लगा था माँ जी जन्मदिन की सजावट मेरे लिए भी होगी, लेकिन आपने मुझे अपनाया तक नहीं। मैं ही गलत थी। हाँ, तू तो गलत है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बस अपनी अमीर गोरी बहू शिवानी से प्यार करती हूँ। ये सब उसके लिए ही है, ना कि तेरे लिए, काली कलूटी कहीं की। और केक काटना है तो इसमें से काट लेगी। बहुत तरस आ रहा है बबीता मुझे तुझ पर। चलो मैं ही तुम्हें जन्मदिन की बधाई देती हूँ। हैप्पी बर्थडे बबीता। चुप हो जाओ बबीता, चलो मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाता हूँ, ठीक है? रोते नहीं है। तभी केतन उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और सूजी से बने हलवे के केक को कटवाता है और उसे खिलाता है। तभी बबीता कहती है, चेतन जी, आपने मेरे लिए इतना कर दिया, वही बहुत है मेरे लिए। आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना बबीता। ये सब देखकर महेश शिवानी और रेखा से कहता है, अरे शर्म करो तुम दोनों। अरे बेचारे के जन्मदिन के दिन उसको रुला दिया। अरे शिवानी बहू, अरे वो तो तुम्हारी पक्की सहेली थी ना। अरे तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, सिर्फ अपने सास के कहने से ऐसा काहे किया बेटा? और रेखा, कभी उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है का? तुमने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना गरीब और काला पीला कहा है, तुमने उससे इतना नफरत दिया है, बहुत गलत किया है तुमने। आज भी समय है, तुम अपना गलती सुधार लो। पापा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। पता नहीं मैंने अपनी सहेली के साथ ऐसा क्यों किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया है। तभी दोनों बबीता के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। अरे आप दोनों माफी मत मांगिए। बहू चिंता मत कर, मैं तेरा पहला जन्मदिन ससुराल में ऐसा मनाऊंगी कि सब लोग याद रखेंगे।
इस तरह रेखा अपनी दोनों बहुओं का खूब धूमधाम से ससुराल में पहला जन्मदिन मनाती। करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ गांव के मुखिया के खेतों में बैंगन की खेती करके अपने घर का गुजारा किया करती थी, लेकिन गांव का मुखिया उनके ऊपर अत्याचार करके उन्हें कम पैसे देता। वह माँ बेटी बहुत ज्यादा बेबस थी, जिसके चलते उन्हें ये अत्याचार सहन करने पड़ते। सुबह से काम करते करते ये समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। बाकी मजदूर तो काफी देर तक आराम करते हैं, तो फिर मुखिया हमसे इतना काम क्यों करवाता है? अब बेटी मैं तुझे क्या बताऊं, ये तो हमारी मजबूरी है। अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो तू तो जानती ही है, हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। जब से तेरे पिताजी हमें छोड़ कर गए हैं, हमारा जीना दुश्वार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रूपा चुपचाप से काम करती रहती है। जैसे ही शाम के वक्त सभी लोग लाइन में अपनी दिहाड़ी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, सबसे आखिरी में करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ खड़ी हो जाती है। आखिरी में जब उसका नंबर आता है तो मुखिया के पास पैसे होते हुए भी वह उन्हें कहता है, ये क्या, मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं। अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल थोड़े से बचे हैं, जिनमें मुझे अपने घर का कुछ जरूरी सामान भी लेकर आना है। एक काम करना, तुम कल ही अपने पैसे ले जाना। लेकिन मुखिया जी, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो आज हम क्या खाएंगे? अरे तुम्हारी इस बात का ठेका मैंने थोड़े ले रखा है। देखो, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुखिया के ऐसा कहने के बाद वह दोनों माँ बेटी बेचारी मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट आती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और दोनों माँ बेटी पानी का ग्लास पीकर सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी भूख की वजह से नींद ही नहीं आती। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, अब क्या करूं? मैं जानती हूँ बेटी, खाना ना खाने की वजह से ही तुझे नींद नहीं आ रही, पर मैं क्या करूं बेटी, मैं मजबूर हूँ। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही। माँ, क्यों ना हम मुखिया के खेतों से जाकर कुछ बैंगन चुरा कर ले आए, उसे चूल्हे पर भूनकर खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। करिश्मा बेबस थी और वह अपनी बेटी रूपा को ना नहीं कह पाती, जिसके बाद दोनों माँ बेटी बैंगन के खेतों में जाकर बैंगन की चोरी करने लगती हैं। लेकिन तभी मुखिया का एक आदमी उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वह उन माँ बेटियों को डंडे से खूब मारता है। तुम दोनों गरीब होने के साथ साथ चोरनी भी निकली, आज मैं तुम्हारे अच्छे से खबर लूंगा। दामोदर लाठी से दोनों माँ बेटियों को मारता रहता है, लेकिन किसी तरह करिश्मा अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। हे भगवान जी, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें, आखिर किस जन्म की हमें सजा मिल रही है? हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भगवान? माँ, आप रोना बंद करो, जो भी हो रहा है उसे भूल जाओ, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। करिश्मा और रूपा दोनों खाली पेट ही सो जाती हैं। अगले दिन दोनों मुखिया के खेतों में काम करने के लिए दोबारा जाती, लेकिन मुखिया उसे अपने खेतों में काम करने से मना कर देता है, क्योंकि दामोदर उसे चोरी के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चली जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे खेतों में आने की हिम्मत भी मत करना। मुखिया के कहने पर उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। दोनों माँ बेटी पूरे दिन काम ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी अपने पास काम नहीं देता और वह शाम तक थक हार कर वापस अपने घर लौट आती हैं। हे भगवान, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। खाना ना खाने की वजह से मुझे चक्कर आ रही है। माँ, करिश्मा रूपा को पानी पिला देती है। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। भगवान के नाम पर कुछ दान करो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मुझे माफ कर दो दादी माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है कि तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जला है। ये लो, मेरे पास ये बैंगन थे, तुम इन्हें रख लो और इन्हें भून कर खा लेना। वह बूढ़ी औरत करिश्मा और रूपा को बैंगन देकर वहाँ से चली जाती है, जिसमें से करिश्मा एक बैंगन भून लेती है और उसे खा लेती है और दूसरा बैंगन सुबह के लिए बचा देती है। जब सवेरा होता है तो रूपा अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इस बैंगन को भूनो मत, क्यों ना हम इस बैंगन से ही खेती करें अपने आंगन में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भला, बैंगन से कोई खेती होती है? मैंने देखा है लोगों को बैंगन से खेती करते हुए। आप मुझे ये बैंगन दे दीजिए, मैं इससे बैंगन की खेती करना चाहती हूँ। करिश्मा रूपा को बैंगन दे देती है। उस दिन वह अपने आंगन में बहुत मेहनत करती है और बैंगन के बीज निकाल कर वह अपने आंगन में बो देती है और जब रात होती है तो वह अपनी माँ के साथ भूखी ही सो जाती है। सवेरे जब वह अपनी खेती देखने आंगन में पहुंचती है, जहां उसे कई सारे बैंगन दिखाई देते हैं। अरे अरे, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कहाँ तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन रात ही रात में इतने सारे बैंगन उग गए।
रूपा हैरान थी। वह तुरंत अपनी माँ को बुलाकर ले आती है और अपनी बैंगन की खेती दिखाती है। देखो माँ देखो, यहाँ पर कल तक एक भी बैंगन नहीं था, लेकिन एक ही रात में यहाँ इतने सारे बैंगन उगाए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मुझे लगता है वो जो बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने हमें ये जादुई बैंगन दिए हैं। माँ अब तो हमें किसी के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम इन बैंगनों को बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो माँ, मेरी मदद करवाओ इन बैंगनों को इकट्ठा करवाने में। दोनों गरीब माँ बेटी अपने आंगन की खेती के अंदर से सारे बैंगन तोड़कर इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों उन बैंगनों को बाजार में बेचने निकल पड़ती हैं, जिसके चलते उनके बैंगन अच्छे दामों पर बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। देखो माँ, अगर हम एक सप्ताह मुखिया के पास काम करते तो वो हमें इतने पैसे नहीं देता जितने पैसे आज हमने एक दिन में कमाए हैं। हाँ बेटी, तूने सही कहा। आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे। आज के दिन हम भूखे नहीं सोएंगे। करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ राशन की दुकान पर से राशन का सामान ले आती है और घर आकर खूब अच्छा खाना बनाकर खाती है। दोनों माँ बेटी पेट भरकर खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रूपा फिर से अपने आंगन में आती है, जहाँ उसके आंगन की खेती में फिर से खूब सारे बैंगन उग जाते हैं। ये तो सच में जादुई बैंगन की खेती है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। माँ कहाँ हो आप? देखो यहाँ पर आकर, यहाँ तो दोबारा से उतने ही बैंगन उगाए हैं। करिश्मा बैंगन देखकर खुश हो जाती है, जिसके बाद फिर से दोनों माँ बेटी सारे बैंगन तोड़ती हैं और बाजार में जाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेच देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वह बैंगन बेच कर अपनी जिंदगी को सुधारने लगती हैं। उनकी गरीबी धीरे धीरे करके मिट जाती है और वह अब अच्छा खासा कमाती हैं। देखा, इन जादुई बैंगन की खेती की मदद से आज हमारी दिनचर्या बिल्कुल सुधर गई है, नहीं तो हमें इस गरीबी में गुजारा करते करते पता नहीं कितना समय और लग जाता। माँ, मैंने सुना है कि भगवान सबकी सुनते हैं और एक ना एक दिन हर गरीब की मदद करते हैं। देखा, भगवान की हम पर कितनी अच्छी कृपा दृष्टि पड़ी है। दोनों गरीब माँ बेटी अब अपनी जिंदगी में जादुई बैंगन की खेती के चलते खुशी खुशी रहने लगती हैं, क्योंकि अब उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।